नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग कविता पढ़ते हैं और कविता का शीर्षक है पतंग। कवि हैं आलोक धनवा। तो बच्चों सबसे पहले इस पतंग कविता के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों से ओतप्रोत पतंग कविता कवि आलोक धनवा की एक लंबी कविता का अंश है। इसमें कवि ने बताया है कि यह पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंगें बाल मन को आकर्षित करती है, साथ ही उन्हें ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित भी। बच्चे केवल ऊंचाइयों की सीमाओं को छूना ही नहीं चाहते, बल्कि उनके पार भी जाना चाहते हैं। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। बच्चे गिरते हैं, गिरकर उठते हैं, उठकर संभलते हैं और फिर नई पतंग और उमंग के साथ मैदान में डट कर खड़े हो जाते हैं। यही जिजीविषा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यानी मन की जिजीविषा हमेशा बढ़ती रहती है। तो आइए आलोक धनवा की इस कविता का आनंद लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय बता दूं कि आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविताओं को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। साथ ही अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद भी किए हैं उन्होंने। उन्हें पहला सम्मान नागार्जुन सम्मान, फिराक को रखबरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान भी मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कविता और कविता का सीधे आनंद लेते हैं कि बच्चे द्वारा पतंग कैसे उड़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए रंगीन रंगीन चित्र आपके सामने। कवि लिखते हैं, पहली 4 पंक्ति मैं आपके सामने रखता हूं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। कवि कहता है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रसंग यह है कि वर्षा के बाद शरतकालीन प्रकृति का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है और बच्चे बड़ी उल्लास के साथ घर से बाहर निकलते हैं। तो लिखते हैं कवि कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। ऐसे मनमोहक शरदीय सुप्रभात ने बच्चों को बुलावा भेजा है। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, यानी जिस तरह खरगोश का आंख लाल है ना, सवेरा उसी तरह से हो गया है। फिर कवि लिखते हैं आगे कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। क्या दृश्य है प्यारे बच्चों, याद कीजिए। आज तो मेरा अपना बचपन याद आ रहा है। कवि कहते हैं कि जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हो गया, चारों तरफ प्रकृति में
खुशनुमा माहौल दिखने लगा, तो शरद के इस महीने में पुलों को, बड़े बड़े पुलों को, घर से बाहर बच्चे निकलते हैं, सामने नदियों के आसपास में जो पुल है उसको पार करते हुए अपनी नई नई साइकिलें ले लेते हैं और तेज चलाते हैं, इतना तेज चलाते हैं कि उन्हें डर भी नहीं लगता। और उस साइकिल की घंटियों को जोर जोर से बजा बजा करके अपने दोस्तों को बुलाते हैं, चलो भाई अब बारिश नहीं होने वाली है, वर्षा ऋतु चली गई, मौसम साफ हो गया, चलो अब पतंग उड़ाते हैं। और घंटी जोर से बजा बजा करके बुलाते हैं, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए लगता है कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो गई है, पूरा आकाश उनका है। यानी सारे आकाश की जितने भी क्षेत्र उन्हें दिख रहा है, सब में वह पतंग उड़ा देना चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके। यानी कवि इस तरह से बच्चों के अंदर के मनोभाव को वर्णन करता है और आकर्षित करता है यह दृश्य उन्हें कि वह जल्द से जल्द पतंग अपने दोस्तों के साथ उड़ाने लगे। तो इस तरह से फिर अगली पंक्ति में कवि बच्चों लिखते हैं कि दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीजें उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या दुनिया है बच्चों। बच्चे जब पतंग उड़ाने के लिए निकलते हैं घर से, तो दुनिया की सबसे हल्की चीज को आकाश में उड़ा देते हैं। कागज की बनी हुई रंगीन पतंग, दुनिया का सबसे पतला कागज को उड़ा देते हैं। बांस की सबसे पतली कमानी, जो पतंग बनाने में कमानी का प्रयोग होता है, बांस की पतली कमानी शुरू हो सके। और जैसे ही पतंग उड़ने लगता है आकाश में, तो मेरा पतंग इतना ऊंचा उड़ गया, बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जितनी तितली की नाजुक दुनिया होती है ना, जो तितलियां आकाश में उड़ उड़ करके अपने परों से, अपने पंखों से, अपने रंगीन पंखों से दुनिया को लुभाती है, उसी तरह से उस नाजुक दुनिया में बच्चों के पतंग भी रंगीन उड़ते हैं और वो भी आकर्षित करके दुनिया को लुभाते हैं। फिर कवि लिखते हैं बच्चों कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं वे सूद, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कहते हैं कि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अच्छे ऊर्जा एवं उत्साह इतना भर जाता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं श्वेत यानी स्वच्छ, पवित्र और कोमल होती है, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने और रुकने की सुध ही नहीं होती। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, चारों दिशाओं में मृदंग की तरह भागते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतही वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। और यही नहीं, उनकी उमंग इतनी उत्कट होती है कि उनकी तीव्रता और सक्रियता से चारों तरफ लगता है कि ताल बज रहा हो, मृदंग बज रहा हो, मृदंग की आवाज निकल रही हो। इस तरह से फिर कवि आगे लिखते हैं उन बच्चों के बारे में कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहता है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत एवं कंपायमान कर देते हैं। कोमल और लचीला शरीर लिए हुए बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनके दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः कवि यहाँ बच्चों की कम उम्र और उसके अनुरूप उनमें उपस्थित शारीरिक लोच की ओर संकेत करना चाहता है। वह छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें बचा लेता है। कौन बचाता है? उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो शरीर में उत्साह होता है, जो रोमांचित हो करके जब पतंग उड़ाते हैं तो खतरनाक किनारों से भी बच करके वो निकल जाते हैं और किनारों पर, छत के किनारों पर भी पतंग उड़ा करके रोमांचित हो उठते हैं। फिर कवि लिखता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और खतरनाक छत के किनारे जब खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, लगता है कि गिर जाएंगे, तो उस समय उन्हें लगता है कि हमारा जो पतला सा धागा है ना, वह उन्हें क्या करेगा? गिरने नहीं देगा। उसी के सहारे वह अपनी पतंग को उड़ाते रहते हैं। देखिए कितना उत्साह और उमंग के साथ वह पतंग उड़ाते हैं कि एक पतले से धागे पर भी उन्हें विश्वास है कि वो गिर नहीं पाएंगे। फिर कवि लिखते हैं इसमें कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंगरों के सहारे। कवि कहते हैं कि वह बच्चा इतना कल्पनाशील और मानसिक रूप से कल्पना करते हुए इस तरह से मानसिक रूप से सुदृढ़ है कि यदि पतंग के साथ लगता है कि वो भी उड़ रहा है, उसका मन भी उड़ रहा है और रोमांचित होकर के अदृश्य लय के साथ वह यदि पतंग की भावनाओं से स्वयं को उड़ा लेता है, तो लगता क्या है बच्चों? तो लगता यही है कि ये बच्चे अब पूरी तरह से मन से उस पतंग के साथ उड़ रहे हैं। और फिर आगे कवि लिखता है कि जब वो उनका तन मन सब कुछ पतंग में समाहित हो जाता है, तब कवि का भाव आता है इन 4 पंक्तियों में बच्चों कि वह अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो सब अब वो बच्चे इतने तन मन से पतंग में लीन हो जाते हैं कि कभी तो छत के किनारे से गिर जाते हैं। इस तरह से गिरते हैं कि अब पूछिए मतलब छत के ऊपर से यदि कोई गिरे तो क्या होगा, आप कल्पना खुद कर सकते हैं। लेकिन जब यदि बच जाते हैं, देखिए इन पंक्तियों में कहता है कवि कि अगर वो निडर बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि बच्चों की साहसिक अदम्य और महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों को देखिए। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है और भी निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सम्मुख आते हैं और उनकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करते हुए फिर से अपने बेचैन पैरों के साथ दौड़ लगा करके पतंग उड़ाने लगते हैं। यानी गिरने के बाद भी उठते हैं, उठ करके फिर उसी धुन में रम जाते हैं। यह सीख देती है कविता बच्चों कि गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। यानी पतंग उत्साहित होकर के जीवन जीना सिखाती है। पतंग
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हम सभी को रोमांचित करती है। इसलिए पतंग कविता में कवि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हम अपनी जीविका के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले कविता के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ कुछ समझ में नहीं आया उसे पूछिए।